हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की हमारी नई क्लास में। और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 और इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्पोर्टेंस और यूजेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है और ये कहाँ कहाँ और कैसे यूज में आता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब किसी इकोनॉमी की फंक्शनिंग को समझने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। कैसे? किसी भी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और अगर हमें किसी भी इकोनॉमी के फंक्शन और स्ट्रक्चर को समझना है तो हम इंडिविजुअल यूनिट्स पर डिपेंड नहीं रह सकते। उसके लिए हमें एग्रीगेट डाटा की नीड होती है, एग्रीगेट यूनिट्स की नीड होती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी की अगर फंक्शनिंग हमें समझनी है तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की नीड होगी। ओके। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। अगर किसी कंट्री की हम नेशनल इनकम को जान लेते हैं तो हम उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को जान लेते हैं। अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाना है या फिर वॉर रिलेटेड पॉलिसीज़ बनानी है या फिर पब्लिक वेलफेयर रिलेटेड पॉलिसीज़ बनानी है तो इन सब के लिए हमें नेशनल इनकम की नीड होती है। और नेशनल इनकम का पता कैसे चल सकता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस से ही पता चल सकता है। ओके। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर हमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है तो उसके लिए हमें एग्रीगेट डाटा की नीड होती है। मीन्स हमें नेशनल इनकम का पता होना चाहिए, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट का पता होना चाहिए, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट का पता होना चाहिए, जनरल प्राइस लेवल का पता होना चाहिए। मतलब इन सब का हमें पता होना चाहिए। अगर हमें एग्रीगेट डाटा का पता है तभी हम इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ट्रेड साइकिल्स। जैसा कि हमें पता है ट्रेड साइकिल्स में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और अगर हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तो उसमें क्या होता है, जो ये चेंजेस आते हैं इकोनॉमिक, ये बहुत तेजी से आते हैं और इनका अफेक्ट होता है वो बहुत बुरा होता है और बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो चेंजेस आते हैं, ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये किसके कारण आते हैं? क्या कोई एक इंडिविजुअल पर्सन अगर अपने हैबिट में चेंज करता है, मीन्स अपने डिमांड या सेविंग को चेंज करता है या फिर सप्लाई को चेंज करता है तो उससे चेंजेस आते हैं? नहीं, ये एग्रीगेट लेवल पर अगर चेंजेस किए जाएं तभी चेंजेस आते हैं। लाइक अगर हम बात करें एग्रीगेट सेविंग की या फिर एग्रीगेट प्रोडक्शन की या फिर एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई की, तो अगर एग्रीगेट लेवल पर इन सब में चेंजेस कर दिया जाएगा तभी किसी इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स आएंगी। तो इसीलिए ट्रेड साइकिल्स को समझने के लिए, मतलब ट्रेड साइकिल्स को पर जो अफेक्ट डालते हैं उन रीजंस को अच्छे से समझना और उन्हें कंट्रोल करना, तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा? ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही पॉसिबल हो सकता है। ओके। नेक्स्ट है चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? जब हम काफ़ी सारी गुड्स को एक साथ लेते हैं और उनके प्राइजेस का एवरेज लेते हैं तो उसको हम जनरल प्राइस लेवल बोल देते हैं। तो प्राइस लेवल में चेंजेस आते रहते हैं और अगर प्राइजेस बढ़ते हैं तो उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं और अगर प्राइजेस घटते हैं तो उसे हम डिफ्लेशन बोलते हैं। तो प्राइजेस में होने वाले चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिस्ट को मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जनरल प्राइस लेवल के चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। ओके। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मतलब किसी भी कंट्री की अगर बात करते हैं तो मटेरियल वेलफेयर उनका सबसे ऊपर मोटिव रहता है। ठीक है। मटेरियल वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंट्री के जो पर्सन हैं उन्हें रहने को अच्छा घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पहनने को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, मतलब उनकी जो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं। तो अगर हम बात करते हैं मटेरियल वेलफेयर की, तो इसका पता कैसे चलता है कि मटेरियल वेलफेयर बढ़ रहा है या घट रहा है? तो अगर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन को देख लें और उसको सब कुछ मिल रहा है, उसका मटेरियल वेलफेयर अच्छा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उस कंट्री का मटेरियल वेलफेयर अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। हमें उस कंट्री की टोटल इनकम का पता होना चाहिए, उस कंट्री की टोटल एम्प्लॉयमेंट का पता होना चाहिए और उनका एग्रीगेट कंजप्शन, मतलब एग्रीगेट लेवल पर हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। तभी हम मटेरियल वेलफेयर के बारे में बता सकते हैं उस होल कंट्री के। अगर एक पर्सन का पता है तो हम नहीं बोल सकते कि उस कंट्री का मटेरियल वेलफेयर बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसके लिए हमें एग्रीगेट डाटा की नीड होती है और वो मैक्रो लेवल पर ही पॉसिबल है। ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंपैरिजंस।
अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन, मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री से कंपैरिजन, फिर वो कंपैरिजन पर कैपिटा इनकम को लेकर हो या फिर कंजप्शन, सेविंग्स, इन सब किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। तो ये पॉसिबल कैसे होता है? क्या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को हम देख लें, हमारी कंट्री में है या अमेरिका में एक और इंडिविजुअल पर्सन है, उन दोनों को हम कंपेयर कर ले तो बोल सकते हैं कि उस कंट्री का अच्छा है या फिर हमारा अच्छा या बुरा है? ऐसा नहीं हो सकता। हमें क्या करना पड़ेगा? एग्रीगेट डाटा को स्टडी करना पड़ेगा और तभी हम कंपैरिजन कर पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की नीड रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे कि डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये सब सेक्टर्स क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। तो इन सेक्टर्स में अगर हमें इनकी जो रिलेशनशिप है उन्हें समझना है, तो उसके लिए भी हमें एग्रीगेट डाटा को स्टडी करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना है तो वहाँ पर भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी होगी। कैसे? देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी लॉ पढ़ते हैं हम। वो लॉ बनते कैसे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से बनते हैं। जैसे कि हम एक लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी गुड लेते हैं और उसकी एक्स्ट्रा यूनिट्स को हम कंज्यूम करते चले जाते हैं, तो उस एक एक्स्ट्रा यूनिट के कंजप्शन से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम होती चली जाती है। तो इसी को हम बोल देते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब ये लो बना कैसे है? क्या किसी एक पर्सन को हमने देखा और उसकी यूटिलिटी अगर कम हो रही थी तो हमने ये बोल दिया कि ये लो बन गया है, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? ऐसा नहीं होता है। हमने इसके लिए भी एग्रीगेट एक ग्रुप को स्टडी किया। मीन्स काफ़ी सारे लोगों को स्टडी किया गया और उनकी हमने चेक किया, उनकी ट्रेंड को हमने चेक किया कि वो कैसा फ़ील करते हैं और उसी से हमने इसको लो बना दिया। तो मतलब अगर कोई भी लो बनता है तो वो किसी एक पर्सन को स्टडी करके नहीं बनता। वहाँ पर हम काफ़ी सारे लोगों को लेते हैं और उनको हम स्टडी करते हैं और तभी हम बोल सकते हैं कि ये लो बना है, क्योंकि वहाँ पर वो सेम अप्लाई हो रहा था। तो ऐसे ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लो पढ़ते हैं। तो वो लो कैसे बने हैं? किसी एक इंडिविजुअल से नहीं बने, वो एग्रीगेट से बने हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें मैक्रो मीन्स उसमें भी हमें एग्रीगेट डाटा की ज़रूरत होती है। तो बोल सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। मतलब क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए भी हमें एग्रीगेट डाटा की नीड होती है। लाइक नेशनल इनकम का स्ट्रक्चर को देखना है हमें, या फिर अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट का लेवल कैसा है, पॉवर्टी का नेचर कैसा है, अगर ये सब हमें पता होगा तभी हम इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सब कैसे पता चलता है? एग्रीगेट डाटा से, मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से ही पता चलता है। ओके। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सेस। देखिए, यहाँ पर बात की गई है एक पैराडॉक्स की। तो पैराडॉक्स क्या होता है? मतलब कोई भी ऐसी बात जो एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो तो आपको ठीक लगती है, लेकिन अगर आप उसको सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो वो आपको रॉन्ग लगती है। तो उसको ही हम पैराडॉक्स बोल देते हैं। ओके। मैंने यहाँ पर इसका एक सिंपल मीनिंग बताया है आपको। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स की, तो ये क्या होता है, या इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, वो सेविंग कर रहा है, और अगर वो एक पर्सन सेविंग करता है तो इंडिविजुअल लेवल पर हम बोलते हैं कि उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो सेविंग कर रहा है। लेकिन अगर किसी इकोनॉमी में सभी लोग सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा? इससे इकोनॉमी में पैसा ब्लॉक कर हो जाएगा, पैसा ब्लॉक होकर एक तरफ रह जाएगा और डिमांड नहीं होगी, और अगर डिमांड नहीं होगी तो फिर वहां पर प्रोडक्शन नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी डाउन में जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर एक पर्सन सेविंग कर रहा था तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसे होल इकोनॉमी के लेवल पर हमने देखा तो वो हमारे लिए गलत हो गई। इसी तरह और भी आप काफ़ी एग्जाम्पल देख सकते हो। मतलब एक इंडस्ट्री है, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री की जो सभी फर्म्स हैं उनके लिए तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर एक इकोनॉमी में सभी इंडस्ट्रीज के सभी गुड्स के प्राइसेस अगर बढ़ने लग जाएं तो इससे क्या होगा? किसी को भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर एक हम पॉइंट पर देखते हैं तो बात हमें ठीक लगती है, लेकिन उसे अगर हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो गलत हो जाती है। तो उसी को हम पैराडॉक्स बोलते हैं, और ऐसा माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स को समझना है तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझना होगा। क्लियर? यस। नेक्स्ट है
लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। देखिए अभी जो एग्जांपल हम पढ़ रहे थे जिसमें हम देखते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल सेविंग करता है तो उसके लिए ये अच्छी बात है क्योंकि वो इस पैसे का फ्यूचर में यूज कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा एक इकोनॉमी के सभी लोग करने लग जाए, मतलब ये मैक्रो लेवल पर होने लग जाए सेविंग, तो इससे क्या होगा, काफी सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी। और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो इन्वेस्टर्स को इंकरेजमेंट नहीं मिलेगी और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, नेशनल इनकम कम होने लग जाएगी और अल्टीमेट जो अफेक्ट पड़ेगा, इससे नेशनल सेविंग्स भी घटने लग जाएंगी। तो इसको हम बोल सकते हैं द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, और ये नाम दिया था सैमुअलसन ने। ओके, नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस यूनिट्स। देखिए किसी भी इकोनॉमी में काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम यूनिट्स को एग्रीगेट लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, एक रेड ड्रेस है, एक ब्लैक ड्रेस है और एक हाउस है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ पर टोटल कितनी यूनिट्स हैं, आप मुझे टोटल बता देंगे 3 यूनिट्स हैं, एक रेड ड्रेस, एक ब्लैक ड्रेस और एक हाउस। तो अगर हम इन्हें स्टडी करेंगे तो एग्रीगेट ले लेंगे, तो क्या ये मीनिंगफुल है? ये मीनिंगलेस है, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोजेनियस यूनिट्स है और उनको एक साथ स्टडी करना कोई मीनिंग नहीं देता है। और अगर मैं यहीं पर ये रेड ड्रेस, ये ब्लैक ड्रेस और ये लेडी ने डाली है ये वाली ड्रेस, इन तीनों ड्रेस को लेती हूँ और 3 यूनिट बोलती हूँ और इनको मैं स्टडी करती हूँ, तो ये मीनिंगफुल होता है। तो इसीलिए एग्रीगेट लेवल पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मीनिंगलेस हो जाती है, मतलब अगर हम एग्रीगेट स्टडी करते हैं तो वो कोई मतलब नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट है द कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीगेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एग्रीगेट इटसेल्फ। मतलब अगर हम एग्रीगेट की बात करते हैं तो वो एग्रीगेट बना कैसे है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो बना कैसे, ये इम्पोर्टेंट है, ना कि वो एग्रीगेट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें 2 ईयर है हमारे पास, 2007 और 8 है, तो अगर हम बात करते हैं कि 2008 में प्राइजेस हैं वो कांस्टेंट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 2008 में प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आया है। तो ऐसा हो सकता है कि जो जनरल प्राइस लेवल था उसमें कुछ गुड्स थी उनके प्राइसेस बढ़ गए हों और कुछ गुड्स थी उनके प्राइसेस कम हो गए हों। और अब यहाँ पर हम एग्रीगेट प्राइसेस की बात कर रहे हैं, हम एवरेज प्राइस की बात कर रहे हैं। तो इसलिए किसी भी अगर हम ईयर को अगर स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें एग्रीगेट के साथ साथ उस एग्रीगेट की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है कि वो चेंजेस आया कैसे है। ओके, नेक्स्ट है द डाइवर्स अफेक्ट ऑफ एग्रीगेट। देखिए एग्रीगेट का जो अफेक्ट होता है वो सब पर सेम नहीं होता है, उसका डाइवर्स अफेक्ट आता है। कहीं पर उसका अफेक्ट अच्छा होता है और कहीं पर बुरा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एग्रीगेट को स्टडी कर लेते हैं, हम उसे डिफरेंट करके स्टडी नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस थी, ठीक है, और अगर प्राइजेस बढ़ रहे थे कुछ गुड्स के, तो उससे जो बिजनेसमैन था उसको क्या हुआ, उसको तो प्रॉफिट दिख रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं उसके तो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वेज अर्नर की बात करें तो उसके लिए क्या होगा, जो ये प्राइजेस बढ़ रहे होंगे तो उसके लिए तो ये लॉस होगा, उसे तो कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम एग्रीगेट की बात करें तो यहाँ तो हमने टोटल दिखा दिया होगा कि ठीक है प्राइजेस बढ़ रहे हैं और सबको फायदा हो रहा है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्रीगेट लेवल पर अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो वो ठीक नहीं होती हैं, और अगर उन्हें हम इंडिविजुअल लेवल पर भी स्टडी करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती हैं। जैसे कि अगर हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें उसकी डिटेल में जाना, मीन्स उसको अलग करके देखना भी ज़रूरी है। तो ये कुछ हमारी लिमिटेशंस थी जो कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस देखी हैं और कुछ इम्पोर्टेंस देखी हैं। अगर यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।